हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस वीडियो में हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। एक अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से, दूसरी अपडेट आ रही है रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर, जबकि तीसरी अपडेट आ रही है चाइना में स्थित एक प्रोमिनेंट मस्जिद को लेकर। चलो हम इस वीडियो की शुरुआती चाइना वाली खबर से करते हैं। दरअसल हिंदी में कहावत है, ताबूत में आखिरी कील गाड़ देना। चाइना ने भी कुछ वैसा ही कर दिया है। आपने देखा होगा कि भारत से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में जितने भी ये मस्जिदें होती हैं उनकी छत के ऊपर एक लंबी सी मीनार और गुंबद लगे होते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये अरब देशों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है, जिसके बाद अब गुंबद और मीनार ये एक तरह से मस्जिदों के आइडेंटिफिकेशन साइन बन गए। आप भी जब भी किसी बिल्डिंग के ऊपर दूर से मीनार और गुंबद देखते होंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता होगा कि ये मस्जिद है। लेकिन ये चीज चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए आज से 5 साल पहले 2018 से 19 में चाइना की गवर्नमेंट ने अपने देश में एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की थी, जिसमें लोकल अथॉरिटी से कहा गया था कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हायर करके मस्जिदों की छतों के ऊपर ये जितने भी मीनारे और गुंबद हैं इन सबको तोड़कर इनको ध्वस्त कर लें और इन तमाम मस्जिदों के आउटर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए। इसके पीछे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का तर्क था कि चाइना में जो मीनारे और गुंबद वाली मस्जिदें हैं ये चाइना में रहते हुए अरब स्ट्रक्चर को प्रमोट करती हैं, जबकि चाइना की मस्जिदों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो चाइनीज आर्किटेक्चर से प्रेरित हों और चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करें। चाइना का कहना है कि क्योंकि उनके देश के मुस्लिम्स चाइना में रह रहे हैं इसलिए उनको चाइनीज ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द गार्डियन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जो कि यूके का एक बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है। दरअसल चाइना की यूनान प्रोविंस में एक बहुत ही हिस्टोरिक मस्जिद थी जिसका नाम था द ग्रैंड मस्जिद ऑफ शादियान। चाइना के अंदर ये लास्ट मस्जिद थी जिसका चीनीकरण करने का काम किया जा रहा था और ये भी रिसेंटली चाइना के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय एक पिक्चर आ रही होगी। इस पिक्चर में टॉप और बॉटम ये दोनों बिल्डिंग्स ही मस्जिद की हैं। पिक्चर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टॉप वाली मस्जिद की मीनारे भी हैं, गुंबद भी हैं और मस्जिद के ऊपर ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ही मस्जिद की बिल्डिंग के ऊपर अरेबिक भाषा में वहाँ पर कई सारी चीजें लिखी गई हैं जो कि कुरान के कुछ वर्सेस हो सकते हैं। लेकिन ये सब अतीत की बातें थी, क्योंकि टॉप वाली पिक्चर के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो तो द ग्रैंड मस्जिद ऑफ शादियान का आज से ठीक 1 साल पहले का स्वरूप था। एंड जो आप ये नीचे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं यह है नई मस्जिद, यानी द न्यू ग्रैंड मस्जिद ऑफ शादियान। इसमें चाइना ने 3 चेंजेस किए हैं। मस्जिद के ऊपर ग्रीन कलर्स को हटा दिया है और उसको डार्क कलर से रिप्लेस कर दिया है। दूसरा तो जो मस्जिद का आउटर स्ट्रक्चर था उसको ऐसा बना दिया है कि इस तरह के चाइना में चाइनीज टेम्पल्स होते हैं। और तीसरा चेंज आप देख रहे हैं कि मस्जिद की बिल्डिंग के बाहर मस्जिद का नाम चाइनीज भाषा में लिखा गया है। ये वैसा ही कुछ हुआ कि कल को भारत की सरकार ये आदेश दे देगी भारत की मस्जिदों का पेंट हरा नहीं बल्कि भगवे रंग का होना चाहिए। मस्जिदों के टॉप के ऊपर जो गुंबद और मीनारे हैं उनको तोड़कर मंदिर की तरह का वहाँ पर त्रिकोणीय आकार का स्ट्रक्चर बनाया जाए, या फिर जो भी मस्जिद के ऊपर अरेबिक भाषा में वर्सेस लिखे गए हैं उसकी जगह संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हो। वैसा तो खैर होगा नहीं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों का भी उतना ही सम्मान है जितना बाकी धर्म के लोगों का है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चाइना ने यह प्रोग्राम साल 2018 से चलाया हुआ था और पिछले 5 सालों के दौरान एक भी अरब देश ने इसके खिलाफ छोटी सी भी आवाज नहीं उठाई है। अभी तो हम वो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं जो चाइना ने कुरान में चेंजेस करके चाइनीज लैंग्वेज में एक नई कुरान लॉन्च की है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का गुणगान करती है। जबकि भारत में एक पत्ता भी हिल जाए तो ये सारे अरब देश एक साथ मिलकर 2 मिनट में भारत की आलोचना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो अपने देश के मुस्लिम के साथ वहाँ पर कर रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि ये कितना गलत या कितना सही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। आपने देखा होगा कि साल 2019 में आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद से भारत सरकार जम्मू कश्मीर में स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रही है। जम्मू वालों को तो खैर घर के बड़े बेटे की तरह हर बार इग्नोर किया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा देशभक्त लोग आपको जम्मू रीजन में ही देखने को मिलेंगे, जो तब से भारत का झंडा लेकर सड़कों के ऊपर निकलते थे जब कश्मीर में मिलिटेंसी पीक के ऊपर थी और हर रोज वहां पर सेना के जवानों और पुलिस के ऊपर कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। कहने का मतलब है कि सरकार का स्पेशल इंटरेस्ट रहा है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में G20 समिट का इवेंट करवाया गया था। उसके बाद अभी कुछ ही महीने पहले एक फार्मूला 1 का रेसिंग इवेंट भी करवाया गया था। वहां पर कई स्टंट्स करवाए गए। इसके साथ ही डल लेक से लेकर क्लॉक टावर डाउनटाउन आज की डेट में पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसेस कश्मीर के गाँव-गाँव तक जा रही हैं। डेवलपमेंट वर्क अलग ही लेवल के ऊपर हो रहा है, जिसके बाद वहाँ के लोकल्स अब काफी खुश हैं। एंड इसका सबूत इस साल की वोटिंग परसेंटेज में भी देखने को मिला है। इस साल कश्मीर में पिछले 30 से 40 साल के इतिहास की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। घाटी में पत्थरबाजी का नामो निशान भी नहीं है और अब कश्मीर में पहले की तरह स्ट्राइक्स भी नहीं हो रही हैं, दुकानें बंद नहीं होती हैं। कहने का मतलब है कि मोदी सरकार के टेन्योर के दौरान कश्मीर में काफी प्रोग्रेस हुई है एंड स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के तहत भारत सरकार ने कश्मीर में कई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है
अब आपको कश्मीर के लिए मोदी सरकार की ये सॉफ्ट अप्रोच तो दिख गई, लेकिन सरकार इसके साथ ही एक टफ अप्रोच को भी लेकर चल रही है। जहाँ पर नरमी वहाँ नरमी दिखाई जाएगी, लेकिन जहाँ पर सख्ती की जरूरत होगी वहाँ पर सख्ती भी दिखाई जाएगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीर में टेररिस्ट इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर कश्मीर का कोई भी व्यक्ति किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, आतंकी संगठन को ज्वाइन करेगा, तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, ना ही जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। अगर कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ हथियार उठाएगा तो उसका खामियाजा उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, भाई बहन सबको उठाना पड़ेगा। न सिर्फ आतंकी संगठन को ज्वाइन करने वाले, बल्कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सेना के ऊपर पत्थरबाजी भी करेगा, सेना के ऊपर पथराव करेगा, तो फिर ये कानून उस केस में भी लागू होगा। उस पत्थर मारने वाले व्यक्ति और उसके परिवार वालों को भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी। अमित शाह ने आगे बताया कि अगर कोई माता पिता खुद ही आगे से आकर सिक्योरिटी एजेंसीज या पुलिस को बताता है कि उनके बच्चे ने आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया है, देश के खिलाफ हथियार उठाए हैं, तो फिर हम इस केस में कोई एक्सेप्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सेना या पुलिस को खुद से पता चलता है कि किसी परिवार के व्यक्ति ने आतंकवादी संगठन ज्वाइन किया है, तो फिर उस केस में परिवार के किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी बताया कि पहले कश्मीर में आतंकवादियों के लिए पूरा एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता था, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आते थे, मानो वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि हीरो हो। और पिछली किसी भी सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब सरकार ने उसके ऊपर भी जम्मू कश्मीर में रोक लगा दी है। एनकाउंटर्स में जिन भी आतंकवादियों को मारा जाता है उनका फ्यूनरल पूरे रिलीजियस नॉर्म्स के साथ होता है, लेकिन अब इसको किसी आइसोलेटेड प्लेस के ऊपर किया जाता है जहाँ पर आम पब्लिक ना आए। वैसे जो ये गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर मोदी सरकार ने कश्मीर में हथियार उठाने वाले लोगों के लिए एक नया रूल लाया है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये मोदी सरकार की सही अप्रोच है? क्या ये गलत है या कितना सही है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके बताएं। और जो लोग इस वीडियो को जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं वो तो स्पेशली कमेंट्स करें। आज की थर्ड और लास्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। दरअसल अमेरिका ने अपने नाटो अलाइज के साथ मिलकर यूक्रेन को कुछ सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स दिए थे। यूक्रेन के पायलट्स को इनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अभी तो खैर यूक्रेन के पायलट्स नाटो कंट्रीज में जाकर वहां पर F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ये सारे F-16 फाइटर जेट्स जून और जुलाई महीने में यूक्रेन आने थे, जिसके चलते यूक्रेन की एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट्स के लिए कुछ चेंजेस कर रही थी। यूक्रेन ने अपने देश में एयरफोर्स बेसिस में कुछ बदलाव किए थे, वहां पर जो एयर स्ट्रिप्स थी उनमें चेंजेस किए गए थे ताकि वो अमेरिका द्वारा दिए गए F-16 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने लायक हो। कुछ डिफेंस इक्विपमेंट, रडार्स और काफी सारी मशीनरी को एयरबेस के ऊपर इंस्टॉल करने का प्रोसेस अभी कंप्लीट ही किया था कि रशिया ने एक झटके में कई महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया और कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर पानी फेर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के स्टारोकोस्टेंटिनिव शहर में स्थित उस एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है जहां पर यूक्रेन की एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करने वाली थी। रशिया ने स्टारोकोस्टेंटिनिव शहर में स्थित यूक्रेन के एयरबेस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके न सिर्फ उसकी एयरफील्ड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, बल्कि एयरपोर्ट के ऊपर जो बाकी की वहां पर बिल्डिंग्स थी उनको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जहां पर रडार्स, मशीनरी और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जा रहे थे। अब इसके बाद यूक्रेन अपने F-16 फाइटर जेट्स को यहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो है अंडरग्राउंड फैसिलिटी का, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन में भी कई महीने लग जाएंगे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स मिलने में और भी देरी हो सकती है।